What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग की तो वो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो गई पर लेकिन रिकॉर्डर में पता नहीं क्या हुआ उसको सेव करते टाइम वो एकदम फिर से रिकॉर्डर रीस्टार्ट हो गया तो इसलिए उसको सेव नहीं कर पाया वो नोट रेस्पॉन्डिंग दिखाने लगा वहां से कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में। तो अब सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी आज वीडियो लेट हो गई। चलिए देख लेते हैं आज। तो पहले तो कोट देख लीजिए कितनी शानदार है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, हम कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा ही नया होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग जानते हैं हमने वो बात भी डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि अगर लाइफ में हम दो चीजें सोचकर चलते हैं कि कोई काम करते हैं हम उसमें जीत जाएंगे या फिर हम उसमें हार जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हार नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक ही दो ही चीज होती है, या तो आप जीत जाएंगे मतलब उस काम को करके निकल जाएंगे, दूसरा क्या होगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। हार नाम की कहीं भी कोई चीज नहीं होती है, ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो फिर जब हार नाम की कोई चीज ही नहीं है तो किसी काम को करने से डरना ही क्या। क्यों, या तो जीतेंगे या कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस पॉजिटिव नोट पे अपने आप को हमेशा रखें कि हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन को कभी भी चूज ना करें। ओके, तो आज 16 जून है, देख लेते हैं वो कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। देखिए स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। पहले एसएससी बैंकिंग और ओल एग्जाम के लिए अवेलेबल थे, अब यहाँ पे यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये वाला आर्टिकल यूएसए के फेड रिजर्व से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारा बैंक है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से यूएसए का बैंक है उसको फेड रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होते हैं, जब भी कोई पॉलिसी रेट चेंज होने लगते हैं तो पूरे वर्ल्ड पे उसका इंपैक्ट पड़ने देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अभी पहले जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, आप लोगों को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जी 45th प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। तो जब से वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं अपनी पॉलिसी के रेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो उससे क्या होने वाला है, देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है, मान लीजिए एक साइड में तो हो गया यूएसए, ठीक है, और एक साइड में हो गया इंडिया। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, जिनको हम एफआईआई बोलते हैं, वो क्या करते हैं नॉर्मली, जहां पे उनको ज्यादा मतलब प्रॉफिट मिलता है, वो क्या, कोई भी आदमी अगर किसी को जहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वहीं पे जाना पसंद करेगा ना। अगर यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने पर उनको ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और अगर उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो अब तक क्या था, अगर वेस्टर्न कंट्री की इकोनॉमी देख लो या फिर यूएसए की इकोनॉमी देख लो, वो बहुत ही कम ग्रोथ पे चल रही थी, मतलब वहां पे इन्वेस्ट करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा था। इसलिए इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया और चाइना में सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पे एफडीआई का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था, हर तरीके से यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था इंडिया जैसी मार्केट में। इसीलिए इंडिया को बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्राइट स्पॉट बोला गया था वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। तो इसका यही रीजन था, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, और भी कोई कंट्री ले लीजिए, वहां की इकोनॉमी जो थी वो इतने अच्छे लेवल पे वर्क नहीं कर रही थी, वहां पे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो वो हमारी इकोनॉमी पे आके इन्वेस्ट कर रहे थे। पर लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ के साइन दिख रहे हैं और यहाँ पे ग्रोथ का पैटर्न निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेट है वो भी इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है फ्यूचर में, जो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर इन कंट्रियों में आ रहे थे इमर्जिंग इकोनॉमी में, क्योंकि देखिए यूएसए जैसी कंट्री एक मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज को आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी कंट्री, तो वहां पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है जाके तो वहां पे एक सिक्योर इन्वेस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू इंडिया जैसी कंट्री। इमर्जिंग कंट्री कल को पता नहीं क्या होना स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो अगर वहां पे उनको जरा सा भी इंक्रीज दिखता है रेट में तो वहां पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ग्रोथ भी आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ठीक ठाक लेवल पे ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी उसी तरीके से। वहां पर अब इन्फ्लेशन पे भी ढंग से फोकस हो रहा है, और जो मार्च में इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि जो इकोनॉमी बढ़ेगी 2.1% से, इनका एस्टिमेशन था जो मार्च में लगाया गया है, वो एस्टिमेशन भी इन्होंने बढ़ा के 2.2% कर दिया है, ठीक है। तो ये जीडीपी ग्रोथ भी जो इनका बढ़ गया 2.2% हो गया, तो एक अच्छे लेवल की यहाँ पे दिख रहा है कि अब ग्रोथ होनी स्टार्ट होने वाली है, और आगे भी फ्यूचर में इसी तरीके से होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आर्टिकल में बोली जा रही है। ये वाला आर्टिकल, हमारी आजादी को 70 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमारी आजादी के साथ साथ में जो हमारा देश का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के बाद में एक पाकिस्तान बन गया था, जिसके अभी दो पार्ट थे, एक तो वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, दूसरे को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि हमारी आजादी को 70 साल नहीं हुए, हमारे पार्टीशन को भी 70 साल हो गए हैं। जिस सिचुएशन में पार्टीशन हुआ था वो सारी चीजों का यहाँ पे जिक्र किया गया थोड़ा सा, और उसके बाद में आज की डेट में हम आजाद हैं, तो आजाद होने के बाद भी हम क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। आर्टिकल को काफी अच्छे से देखेंगे। ओके,
ये वाला आर्टिकल, साइड वाला आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोगों ने कल भी परसों डिस्कस किया था 14th में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमने जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे 2 एक्ट है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, तो उन पे साइन कर दिया गया है। तो उससे क्या फायदा होगा, फर्स्ट तो चाइल्ड लेबर पे ऊपर हमको कंट्रोल करना है, दूसरा उनको एजुकेशन भी देनी है। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। ओके, ये वाला आर्टिकल यूके से रिलेटेड है, एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये है ग्रीनफील्ड टावर यूके में। तो इसमें आग लग गई, तो इसमें आग लगने की वजह से काफी आदमी मारे गए। तो यहाँ पे जो अब बातें बोली जा रही है, देखिए अभी कुछ दिनों पहले लंदन में अटैक भी हुआ था, उसमें भी बहुत सारे आदमी मारे गए थे। तो जो यहाँ की अपोजिशन पार्टी है, वो गवर्नमेंट को इसके लिए मतलब इसके लिए ब्लेम कर रही है कि ये सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। क्यों? एक तो जिस तरीके से यूके का पार्टिसिपेशन है सीरिया और इराक में, जिस तरीके से वहां पे लड़ाई चल रही है, तो यूके जो है वहां पे सपोर्ट कर रहा है उनको, ठीक है। जो यहाँ की जो वेस्टर्न कंट्री की जितनी भी एक तरीके से कोएलिशन बन के वहां पे जो अटैक किया जा रहा है, जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है उनके ऊपर, तो इसी की वजह से इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। दूसरे, एक तो इस तरीके इसलिए ब्लेम कर रहे हैं अपोजिशन वाले। दूसरे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दूसरे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो बजट है और खासकर जो पुलिसिंग है उसके लिए जो एक्टिविटी के लिए जो बजट होता है उसको कट कर दिया, और नंबर ऑफ पर्सन भी कम कट कर दिए यहाँ पे। तो ये भी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये बोला जा रहा है कि जहां आज की डेट में जिस तरीके की एक्टिविटी वर्ल्ड में देखने को मिल रही है, हर तरीके से अटैक हो रहे हैं, और दूसरा ह्यूमन मेड अटैक हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, कल भी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो ISIS है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया वाला जो ग्रुप है, उन्होंने पहले जो उनकी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, वो क्या किया करते हैं कि किसी जगह पे चले जाया करते थे, वहां पे लोगों को इकट्ठा किया करते थे, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, और यहाँ से उनको टारगेट दिया करते थे कि कहाँ पे जाके आपको ब्लास्ट करना है। लेकिन आज की डेट में उनकी स्ट्रेटजी जो हो चुकी है, वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब वो क्या करते हैं, वो ओनली लोगों को अपनी तरफ को खींचते हैं, मतलब एक तरीके से उनको ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है, पर लेकिन ना तो उनको ट्रेन करते हैं, ना उनको एक प्रॉपर जगह पे जाके कोई टारगेट इस तरीके से बताते हैं आपको क्या करना है। वो उनको बोलते हैं कि आपको जहां भी कोई टारगेट मिले आपको हमला करना है, ठीक है। और इंडिविजुअल आदमी रहता है, अब किसी भी तरीके से कहीं पे बम ब्लास्ट कर देते हैं ह्यूमन मेड, या कहीं पे ट्रक को ले जाके वहां पे छोड़ देते हैं, ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये अब इनकी स्ट्रेटजी इस तरीके की हो गई है कि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। ये बस आदमी से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुझे जिस तरीके की भी सिचुएशन मिले, अगर तुझे लगता है कहीं पे किसी का गला काटना है, गला काट दे, किसी को जहर देना है, जहर दे दे। मतलब इसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि मान ली बिल्डिंग में आग लगानी है, तो इसको भी लगा दो अगर लगना कहीं पे बात चल रही है। तो इस तरीके की बात बोले कि ऐसी सिचुएशन में तो हमको और भी ज्यादा पुलिस का बजट बनाना चाहिए, और भी ज्यादा अपने जो मैन पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। तो लेकिन हमारी जो पार्टी है वो उसने कट करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी तो इंटरनल पॉलिटिक्स है यूके की, जो एक मेन पोर्ट था वो यही था कि किस तरीके से मतलब सीरिया में वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटी को बोला जा सकता है इन पे अटैक हो रहे हैं, या फिर ये अपना बजटिंग कम कर रही है, पुलिसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं दे रही है, इसकी वजह से हो सकता है। और या फिर जो यूके की मतलब इस तरीके से ISI की जो स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, तो ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बाकी तो यूके की इंटरनल चीजें दे रखी है वहां पे, जो अपोजिशन और जो आज की डेट में गवर्नमेंट है उनकी जो रस्साकसी है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, इज द मीडिया अंडर सीज, कि मीडिया को सीज किया जा रहा है, मीडिया की घेराबंदी की जा रही है, उनको इंडिपेंडेंसी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को पता है हर फ्राइडे में। तो एक पहले वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे जो करता है, मतलब लेफ्ट वाला व्यूज रहता है, दूसरा राइट वाला व्यूज रहता है, और तीसरा सेंटर व्यूज रहता है। तो लेफ्ट वाला हमेशा क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, राइट वाला सपोर्ट करता है, और सेंटर वाला एक न्यूट्रल स्टैंड देता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे पूछा गया कि मीडिया सीज में है, तो इन्होंने बोला मीडिया ही सीज में नहीं है, पूरा नेशन जो है आज की डेट में खतरे में है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एक तो होता है नेशन, ठीक है, एक होता है स्टेट, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं हम कंट्री। ओके, तो हम इनको नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम, कि नेशन को मतलब नेशन भी बोल देते हैं उसको हम ना, और अपनी कंट्री भी बोल देते हैं, स्टेट भी बोल देते हैं अगर उसको बाहर जाके देखा जाए। पर लेकिन ये दो टर्म जो है स्टेट और कंट्री, ये तो एक टर्म है, ठीक है ना। इनको आराम से ये एक दूसरे को आप एक दूसरे का इनको मतलब सिनोनिम्स बोल सकते हैं, ये स्टेट और कंट्री को लेके, ठीक है। पर लेकिन जो नेशन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ओके, जो कंट्री और स्टेट है इनको क्या बोला जाता है, नॉर्मली सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंटिटी बोला जाता है। यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी होती है ये, ठीक है ना, कि किसी स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी यहाँ पे, तो उस तरीके से उसको अगर बोला जाता है तो वो स्टेट बोला जाता है। पर लेकिन जैसे यहाँ पे नेशन की बात हो जाती है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ में जो स्टेट होता है इसमें प्लस कल्चर भी जुड़ जाता है। जो किसी देश की कल्चर होती है, जो वहाँ की आइडेंटिटी होती है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला ज्यादा मतलब ब्रॉड टर्म है,
ठीक है ना, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में मीडिया ही खतरे में नहीं है, यहाँ पर नेशन भी खतरे में है। नेशन क्यों खतरे में है? हम लोगों ने देखा, ये हालांकि दूसरे आर्टिकल के पॉइंट्स यहाँ पे, पर लेकिन ये सारे पॉइंट इसमें यहाँ पे इसी तरीके से चीजें डिस्कस की गई है कि देखिए आज की डेट में जो हिंदू राष्ट्रीय वाला फंडा निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम है वो भी खतरे में है, क्रिश्चियन है वो भी खतरा फील कर रहे हैं, जो लिबरल है वो भी खतरा फील कर रहे हैं। इसके अलावा डिसेंट जो कि ओपोजिशन जो करते हैं कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी की, वो टारगेटेड फील करते हैं। कैटल स्लॉटर से रिलेटेड ले लीजिए, कोई वेजिटेरियन आदमी वो ढंग से खा नहीं सकता है, फार्मर है वो भी ठगा हुआ फील कर रहे हैं, दलित है, ट्राइबल है वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये सारी बात चल रही है यहाँ पे, सबके ऊपर अगर कोई भी बात चल रही है तो वो ये है कि अगर कोई भी आदमी आज की डेट में, कोई भी आदमी आज की डेट में अगर गवर्नमेंट को अपोज करता है तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो मीडिया तो साइड में रख दीजिए, पूरे कंट्री हमारी खतरे में चल रही है आज की डेट में। तो ये वाली बात यहाँ पे इसमें आर्टिकल में बोली गई है। इसके साथ में यहाँ पे एनडीटीवी का जो बैन लगा था एक दिन का, उसके बारे में भी यहाँ पे मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जिस तरीके से पठानकोट एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पठानकोट में जो अटैक हुआ था उस टाइम पे, तो वहां पे ये बोला गया था कि जो एनडीटीवी वाले हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पठानकोट में जो आर्मी थे उनकी सारे हथियार, उनकी लोकेशन, वो सारी चीजें रिवील करते रहे वो वहां पे, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविस्ट, जो टेररिस्ट थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे, वो भी एनडीटीवी चैनल देख देख के लोकेशन जान पा रहे थे कि कहाँ पे आर्मी वाले हैं, कहाँ पे इनके हथियार है, क्या क्या इनके पास में औजार लिए हुए हैं, जिस तरीके से चीजों को टैकल करने आए यहाँ पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो इसीलिए इन पर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लगाया गया था। तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे कि वो किस तरीके से मीडिया पे बैन नहीं लगा सकते इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये आर्टिकल कंप्लीट लेफ्ट वाला हो गया। अब राइट वाले जो है वो बीजेपी वाले हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बन के आई है तब से चिढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने किसी तरीके से कि गवर्नमेंट को किस तरीके, एक तो बात होती है प्रॉपर कि हाँ इस तरीके से हमको कंट्रोल करना है, मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है उन पे कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लग रहा है, उनके सामने कोई भी मतलब स्कैम वगैरह नहीं आ रहा है। तो ये जो मीडिया है या फिर जो दूसरे आदमी है, जो अपोजिशन है, जो लेफ्ट पार्टी है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को घेरा जाए। अपोजिशन की समझ में नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट में बैठे तो किस तरीके से इनका आंसर दिया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से 2014 में इलेक्शन हुए थे, जीत के आए थे, वो जीत अब तक ये पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी हो गई, यूपी में भी इलेक्शन हुए तो यूपी में जिस तरीके से जीत के आए हैं, तो वो भी जीत इनको सही नहीं लग रही है, वो भी जीत इनको मतलब पच नहीं पा रही है। इसके अलावा ये बात बोले, देखिए अगर ये तो बात सोचने वाली है, अगर जैसे एनडीटीवी पर बैन लगाया गया तो वो इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से गलत तो था ही, वो कि टेररिस्ट को हमारी लोकेशन का पता चल रहा है, हमारी आर्मी पर्सनल को वो सब चीजें हो रही थी, तो उसको गलत कैसे बनाया जा सकता है। तो एक गवर्नमेंट के, एक देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट चुन के आ रही है तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो गवर्नमेंट को फिर रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि सारा काम जो होता है दामोदार जो होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये अपोज कर रहे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं, सारी बातें मतलब वही है, दोनों एक दूसरे को, ये अपना लेफ्ट वाली बात बोले, राइट वाली बात बोले, ठीक है। पर लेकिन जो न्यूट्रल वाले हैं वो न्यूट्रल बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेंटर वाले क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में मीडिया को आप सीज नहीं बोल सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल और मोरल आइडिया जो मीडिया है वो सीज हो चुका है आज की डेट में, जो कि उनका आइडिया है वॉचडॉग का। देखिए मीडिया जो होती है, मीडिया का काम क्या होता है, प्रॉपर वे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए उसको, ठीक है ना, उसको पहले तो उसको वेरीफाई करे कि इन्फॉर्मेशन सही है, फिर उसके बाद में उसको प्रॉपर वेरीफाइड करने के बाद में उसको जनता तक पहुंचाए। जबकि आज की डेट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो मीडिया है वो भी बटी हुई है आज की डेट में, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की अलग मीडिया है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की अलग मीडिया है, इन दोनों के अंदर भी गहमा गहमी चलती रहती है। तो इस तरह की कंडीशन आ गई है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी मीडिया का यहाँ पे, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो कि ओनली बीजेपी को प्रेज करते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को प्रेज करते हैं। तो इसलिए मीडिया भी डिवाइड हो चुकी है, कुछ तो मीडिया गवर्नमेंट, कुछ तो बीजेपी की है और कुछ उसकी कांग्रेस की है। तो दोनों अपना अपना काम जमकर करते हैं जब कोई भी गवर्नमेंट रहती है। तो इसलिए जो मीडिया का जो एक मोरल अथॉरिटी है, जो मीडिया की एक मोरल वर्किंग है, जो वॉच डॉग की जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसको ढंग से दिखाना, जिस तरीके से जो भी चीज है उस तरीके से दिखाना। देखिए आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर आप कोई भी न्यूज चैनल देख रहे हैं तो वहां पे दिखाएंगे, अगर कुछ भी जरा सा काम होता है उसको बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। कैसे? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड के ऊपर इसका। इसी तरीके से अगर कुछ हो गया, मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, देखिए अब क्या होने जा रहा है, आगे क्या स्टेप लेंगे। तो इस तरीके से दिखाते हैं वो न्यूज को, मतलब एक एग्रेसिव वे में न्यूज को दिखाते हैं। पर लेकिन अगर आप ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज सुने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कहीं निकल के भाग जाए, चाहे मोदी भी कुछ भी करते रहे, उनकी वही टोन रहेगी बोलने की कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल के चले गए, मोदी जी विजिट पे गए थे, यहाँ पे ये बातें हो गई। तो उनकी बहुत ही नॉर्मल टोन होती है बात करने की, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात को करते हैं।
जिसको एक आप लोग बोल सकते हैं कोई भी एग्रेसिव वे उसमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीआरपी का कोई चक्कर नहीं होता है। तो इसीलिए आज की मीडिया जो है वो टीआरपी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका मीडिया हाउस चलाना है अपना, तो अपनी टीआरपी उनको बढ़ानी है, तो उसी के ऊपर वर्क कर रही है। तो खुद ही मीडिया अपने अंदर सीज में चली गई है, कोई उनको सीज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उनका वर्क है वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है? तो ये बातें यहाँ पे कुछ-कुछ डिस्कस की गई हैं। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी है, पर मैं इस आर्टिकल को आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है आज की डेट में अगर ढंग से देखा जाए, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, ठीक है ना? अगर प्रॉपर वे में देखा जाए, तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, जैसे कि एक तो होती है जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी होती है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट करती है, जहाँ पर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट करती है वो। गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही कम आप लोग मान सकते हैं कि बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है, कि किस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से कोई चीज़ें बेचनी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं होता है। सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी डिमांड होती है मार्केट में उतनी सप्लाई मिल जाती है, तो इस तरीके से इकोनॉमी में जो प्राइस होता है वो भी खुद ब खुद स्टेबलाइज हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ओके, दूसरी होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, आप लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम चीजें होती हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है, तो सारी चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें कंप्लीटली किसके हाथ में होती है, वो सारी चीजें तो गवर्नमेंट के हाथ में आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट कंप्लीट वर्क करती है यहाँ पे। कहाँ पे कितना फूड, कहाँ पे कितने ब्रेड पैकेट बनने हैं, किस एरिया में कितनी सप्लाई होनी है, कौन सी मशीन आनी है मार्केट में, क्या क्या करना है, मतलब हर एक चीज जो होती है, माचिस कितनी बननी है, कपड़े कितने बनने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी मारुति जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क किया करती थी, कितनी सप्लाई करनी है, डिमांड डिमांड का कोई मार्केट का फंडा नहीं होता था, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती थी कितने की साल में बेचनी है इनको। तो उस तरीके से जो फंडा होता है वो गवर्नमेंट करती है, वहां पे वो कंप्लीटली क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। पर लेकिन आज की डेट में जो मैक्सिमम इकोनॉमी है अगर वर्ल्ड में देखा जाए, वो सारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इंडिया इसका जीता जागता काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो यहाँ पे क्या रहता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तब तक सोसाइटी की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी। मतलब किस तरीके से एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, किस तरीके से हेल्थ का लेवल होना चाहिए, अगर ये किस तरीके से जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनको फायदा पहुंचाना चाहिए, तो ये इस तरीके के जितने भी स्टेप्स होते हैं, ये सारे कौन लेता है, ये सारे गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट उन चीजों को सेटल डाउन करने की कोशिश करती है। अगर इन देखिए, प्राइवेट का काम क्या होता है, प्राइवेट का टोटल वर्क होता है कि वो प्रॉफिट के बेस पे वर्क करे। प्राइवेट वाले थोड़ी ना देखिए कौन आदमी पढ़ रहा है, कौन बीमार है, किसका क्या हो रहा है, उनको थोड़े ना मतलब है उस चीज से। अगर मान लीजिए आप मेट्रो का ही एग्जांपल ले लीजिए, मेट्रो का अगर एग्जांपल ले, जो कि एयरपोर्ट वाला लिंक था दिल्ली में, तो वो एयरपोर्ट वाला जो लिंक था अब तक जो चला रहे थे वो प्राइवेट कंपनी चला रही थी, पर लेकिन उनको वहां पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो वो उसको छोड़ के चली गई निकाल के। ठीक है, पर लेकिन गवर्नमेंट जो है आज की डेट में उसको फिर से गवर्नमेंट ने ले लिया, तो अब उसको गवर्नमेंट चला रही है। तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट हमेशा सर्विस प्रोवाइड कराने की बात करती है। तो इस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है किसी भी, आज की डेट में जो देखा जाए तो इकोनॉमी मैक्सिमम इसी तरीके से वर्क करती है, हर एक कंट्री की मोर और लेस, ज्यादा और कम इसी तरीके से डिपेंडेंट रहती है। मतलब मिस इकोनॉमी का फंडा आज की डेट में वर्ल्ड में चल रहा है, अगर ढंग से देखा जाए तो। पर लेकिन अगर मार्केट में कोई क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आ जा रहा है आज की डेट में, तो उस क्राइसिस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना ही करना पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक, आज की डेट में अगर मॉनेटरी पॉलिसी ले लीजिए, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी ले लीजिए, तो इन सब के हिसाब से वो क्राइसिस को टैकल किया जाएगा। अगर प्राइवेट वाली कंपनी है वो ओनली कंप्लीटली प्रॉफिट बेस पे काम करती है, पर यहाँ पे ये बोला गया अगर ये प्रॉफिट बेस पे काम कर रही है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। ये अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है प्रॉफिट बेस पे, तो प्रॉफिट भी तो वहीं से निकल के आ रहा है। जब कोई भी सिटीजन उसको प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो दोनों का हो रहा है, प्राइवेट वालों का भी प्रॉफिट हो रहा है, सिटीजन का भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तभी हो रहा है जब इनका प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ये ढंग से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो चीजें हैं वो प्रोवाइड प्रॉपर वे में करवा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है किसी भी आदमी को जब वो अपनी सर्विस को ढंग से प्रोवाइड कराता है। अगर सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं कराएगा तो प्रॉफिट कहां से होगा। रॉकेट सिंह मूवी आप लोग देख लीजिए, रॉकेट सिंह मूवी में जो कंप्लीट जो खेल खेला गया है उनके द्वारा, वो कंप्लीटली किसके ऊपर खेला गया है, वो सर्विस प्रोवाइड कराने के ऊपर खेला गया है। उन्होंने यहां तक बोला है कि संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और 24/7 हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटी, इस तरीके का स्टेप कोई बंदा ले रहा है, तो वो सोचने वाली तो बात होती है कि इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहा है, तो कम से कम मतलब प्रॉफिट के बेस पे काम करेगा ना। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कौन संडे संडे और होली दिवाली पे वर्क करना पसंद करेगा। सबको चाहिए कि अपना थोड़ा सा एक मतलब रिलैक्स वाला मोड भी होना चाहिए लाइफ में। ये थोड़ी ना कि काम करने के लिए और यहाँ पे आए और मरने के लिए बने हुए हैं, बस यहाँ से फिर निकल ले। तो अपनी भी कुछ लाइफ होती है, पर लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम कर रहा है, तो उसका सीधा सा फंडा यही होता है कि कम से कम एक प्रॉफिट के लिए काम किया जाए, और प्रॉफिट भी तभी निकल के आता है जब वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो सर्विस ढंग से उस आदमी तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है।
पर अब नेक्स्ट बात क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे रिफॉर्म की हम बात करें तो रिफॉर्म में जो एक तो होता है सर्विस प्रोवाइड कराने वाला, ठीक है ना, प्राइवेट वाला, और दूसरा होता है सर्विस लेने वाला सिटीजन। तो अगर रिफॉर्म की बातें की जाए, ये बोल रहे हैं अगर रिफॉर्म की बातें आती है निकल के, तो जो रिफॉर्म के ऊपर जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो जितने भी पॉलिसी में रिफॉर्म लाए जाते हैं, वो एक तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है, जो कि एक बाहुबली आदमी आप उसको बोल सकते हैं, उसके हिसाब से रिफॉर्म लाए जाते हैं आज की डेट में, एज कंपेयर टू जो कि सिटीजन है, जो कि कस्टमर है, उसके बेस पे रिफॉर्म लिए जाए। मतलब जो प्रोडक्शन करता है उसके बेस पे रिफॉर्म लाया जाता है, जो कंज्यूमर है उसके बेस पे रिफॉर्म नहीं लाया जा रहा है। मतलब यही हो गया, जो ताकतवर आदमी है उनके लिए रिफॉर्म लाए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चीजों को ढंग से लेके चलना चाहिए, ढंग से इंटरवीन करना चाहिए, उनको सिटीजन के बारे में ज्यादा देखना चाहिए, पीपल्स के बारे में ज्यादा देखना चाहिए, एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट हाउस या जो भी बड़ी बड़ी जो लॉबी होती है उनके बारे में ज्यादा सोचा जाए। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है। आर्टिकल में हालांकि इतनी सारी चीजें नहीं थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीट बैकग्राउंड दे दिया कि किस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है और किस तरीके से जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट की जाती है। ओके, जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, उस वाले आर्टिकल में देखिए क्या जिक्र किया गया है। आप लोगों ने लोकपाल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। लोकपाल को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी 2011 में, अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट हुआ था, वहां पे सब लोग सड़कों पर आ गए थे कि कुछ भी करके लोकपाल की जो पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करना है। बट लेकिन हुआ क्या, वो आज की डेट में भी लोकपाल बिल आज की डेट में मतलब बस्ते में पड़ा हुआ है, आज की डेट में भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि लोकपाल को अगर ढंग से आज की डेट में इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसमें आप एक पॉलिसी और डाल सकते हैं। मतलब वो क्या और डाल सकते हैं कि एक सर्विस जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले को उसको बाइंडिंग कर दी जाए। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कराना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए पिज्जा डिलीवरी है, ये बोल देते हैं कि विद इन 5 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स आपके घर में पिज्जा पहुंच जाएगा। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो सर्विस प्रोवाइड कराने का भी उनका भी फंडा कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मतलब सब चीजों की एक सर्विस प्रोवाइड कराने की एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देनी चाहिए, एक चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी गवर्नमेंट ऑफिस में आ रहा है, किसी भी चीज के लिए उसको अपना प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई या कहीं पे सिग्नेचर करवाने हैं, या कोई अपने कागज पुराने उनको निकलवाना है, पुराने कागज रिन्यू करवाने हैं, तो उनके लिए सर्विसेज का एक टाइम पीरियड सेट कर देना चाहिए, एक स्लॉट टाइम सेट कर देना चाहिए कि इतने टाइम में जो है वो चीजें सारी हो जाएंगी। अगर उसके खिलाफ बाहर जाकर सर्विस प्रोवाइड कराने वाला मतलब यहाँ तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर उस पर एक इंपोज करो, उस पर एक बैन लगाओ, ठीक है। और ये सारी जो फंडा होना चाहिए, ये लोकपाल के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये काम कर ही नहीं पाएगी, तो लोकपाल के अंडर में ये काम होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा सिटीजन चार्टर का जिक्र किया जाता है, तो सिटीजन चार्टर जो रहता है वो भी इसी फंडे पे वर्क करता है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करानी है, सर्विस प्रोवाइड कराने की किस तरीके से उसको इंप्रूव करना है, जिस तरीके की सिटीजन जो हमारे हैं वो अच्छे लेवल पे सेटिस्फाइड हो सके। और यहाँ तक भी बातें होती हैं, अगर सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो उनकी सैलरी से कट करो, जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कराने का मतलब उसको ड्यूटी दी गई है और वो उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉपरली आप लोग देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट में भी। एक तो हो गया जो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन ले लीजिए, ठीक है ना, और दूसरी साइड में आप लोग लेके चले मेट्रो स्टेशन की जगह दूसरी साइड में लेके चले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा होता है, अगर कोई ले लीजिए, जैसे कि आप लोग बस वाला स्टैंड ही ले लीजिए कोई, तो मेट्रो स्टेशन को देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर दूसरी साइड में जो बस स्टैंड होता है कोई भी, उसको देख लीजिए वो किस तरीके का रहता है। तो जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात है, अगर ढंग से प्रोवाइड कराने की बात आ जाए तो ढंग से प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट कंपनी देख लीजिए और गवर्नमेंट ऑफिस देख लीजिए आप लोग, अगर ढंग से देखा जाए दोनों में कितना डिफरेंस रहता है, ठीक है। हालांकि अब थोड़ा वर्क उन पर ढंग से होने लगा है, पर अब से कुछ टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दोनों में आप लोग डिफरेंस लगा के चले तो आप लोगों को एक क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा दोनों में कि कहां पे किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। यहां तक कि अगर कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और वो सर्विस में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, आपको पैसे तक प्रोवाइड कराते हैं, सर हमारी वजह से सर्विस लेट हो गई आपकी। ऐसा भी आज की डेट में कई कंपनी कर रही है, अमेजन भी कर रही है, फ्लिपकार्ट भी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सर्विस आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया आपको, तो यहाँ तक कि वो आपको पैसे भी प्रोवाइड करा रही है वापसी, कि सर हमारी वजह से आपको मतलब प्रॉब्लम उठानी पड़ी, तो हम आपको इतना मतलब एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, 200 300 500 तक वो पैसे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये प्राइवेट इस तरीके के भी ये प्राइवेट मतलब लेके चल रहे हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट में सर्विस प्रोवाइड करा दे वो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद में सर्विस प्रोवाइड कराना वो ऐसे देखते हैं जैसे कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड कराना जबकि उनकी ड्यूटी है। तो इसको भी ढंग से अगर टैकल करना है तो इसको लोकपाल के अंडर में लाइए, तब जाके ये कि सर्विस प्रोवाइड कराना और नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जाए, तो इसको भी लोकपाल के अंडर में लेके हम लोगों को आना चाहिए, इसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पर देखिए वो बात की बात है, पहले तो लोकपाल को ही लेके आओ ना, लोकपाल के अंडर कोई सर्विस इस तरीके की लेके आओगे वो तो सेकेंडरी बात हो गई। पहले तो लोकपाल ही बेचारा बस्ते में पड़ा हुआ है, पहले उसको निकाल के लेके आओ, तब आगे आप लोग सोच सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गांधी जी की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात की गई, इनके द्वारा बात की गई है जो एनिवर्सरी है अपनी डिवाइड की, जो हमारी जो
मतलब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बारे में बात की गई है और देश आज़ाद होने के साथ-साथ में जो हमारा देश डिवाइड हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि 17th एनिवर्सरी जो है यही आज की डेट में हमारा इंडिपेंडेंस की है और 17th एनिवर्सरी हमारी किसकी है ये? हमारी पार्टीशन की भी है। हमारा देश आज़ाद भी उस टाइम पे हुआ था और हमारा इस देश का पार्टीशन भी उसी टाइम पे हुआ था। ओके? पर लेकिन वो आज़ादी जो थी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। उसके बाद में क्या होता है लगभग 4.5 मिलियन पीपल जो है अपरूटेड उखाड़ दिया गया मतलब अपनी जगह जहाँ पे रह रहे थे वो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो एक मतलब एक को पाकिस्तान में जिसको पाकिस्तान में जाना था पाकिस्तान जाना, जिसको इंडिया में आना था उसको इंडिया में आना था। चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई पुअर हो, हर एक आदमी रिफ्यूजी बन चुका था उस टाइम पे। हर एक आदमी फूड, शेल्टर और मेडिसिन, क्लॉथ्स के लिए मतलब परेशान हो रहा था। ठीक है ना? हर एक आदमी मतलब प्रॉब्लम में पड़ चुका था उस टाइम पे। तो ये चीजें देख रही है तो सारी चीजें सेटल होने में काफी टाइम लगा। लगभग एस्टिमेशन लगाया गया था कि 2 लाख से लगभग 20 लाख आदमी मारे गए थे उस टाइम पे। गवर्नमेंट क्लेम करती है लगभग 30,000 तो मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो लगभग 33 मतलब 33,000 हिंदू और सिख वुमेन जो थी वो एबडक्ट की गई थी जिनका अपहरण किया गया था, रेप वगैरह किया गया था। पाकिस्तान भी गवर्नमेंट बोलती है कि 50,000 मुस्लिम वुमेनों को भी एबडक्ट किया गया था। ठीक है? तो दोनों अपने-अपने ये एस्टिमेशन लगाती है। पर लेकिन देखिए अगर सारी चीजें देखी जाए इतनी चीजें होने के बाद भी अगर 200 साल का जो 200-250 साल का जो रूल था अंग्रेजों का उससे हम लोगों को छूट मिलने वाली थी। तो गांधी जी उस टाइम पे कोलकाता थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है ना? कि जिस टाइम पे मतलब ये आजादी वाला बात चल रही थी तो अब थोड़ा-सा कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हैं कि किस एरिया में थे वो, तो थोड़ा-सा इस एरिया में याद रखिएगा कि वो यहाँ पे थे, ईस्टर्न वाले एरिया में थे। तो आप लोगों के सामने आ रहा है कि वो साउथ में थे या फिर इधर थे गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश में थे, तो ये याद रखना है, कम से कम इतना याद रखना कि ईस्टर्न साइड में थे वो कहीं पे, ठीक है? अगर प्रॉपर आपको नाम याद ना रहे, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे बोली गई। तो उन्होंने बोला था कि हम देखिए कल आज़ाद हो जाएँगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उससे हमको शांति मिलेगी और जो इतने दिनों से हम वो रहे थे, हम शांति की साँस लेंगे। हालाँकि हम 2 पीस में डिवाइड हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, पर फिर भी कम से कम जो हमारे बेड़ियों में बंधे हुए थे, उससे हम आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी मिल चुकी है हमको, तो वो देखने वाली बात है। तो गांधी जी ने देखिए पर जिस टाइम पे वो सिचुएशन बन गई, आज़ादी की बात तो निकल के आई, पर गांधी जी चाहते थे कि देखिए हर एक आदमी पहले तो ये चाहता था कि देश जो है 2 पार्ट में डिवाइड ना हो। पर लेकिन 2 पार्ट में अगर डिवाइड भी हो रहा है तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहे कि एक शांति बनी रहे, तो चीजें आराम से हो जाए। पर लेकिन जो क्राउड थी उसको इस तरीके से बहकाया गया, चीजें सारी इस तरीके से निकल के आई कि मतलब डू और डाई वाली बात होने लगी फिर से वहां पे कि ये तो अपने देश में जाने लगे, मरने लगे, सब चीजें इस तरीके से हो गई कि हैप्पीज़र्ड वे में सारी चीजें हो गई। तो गांधी जी निकल के आए सामने सबके कि उन्होंने कहा कि ये आपस में लोगों को क्यों मार रहे हो? मारना है तो मुझे मारो। मतलब किसी भी तरीके से शांत हो जाओ। पर फिर क्या हुआ गांधी जी नेक्स्ट डे जब चीजें दिखने लगी तो गांधी जी को दिखने लगा कंट्रोल नहीं हो रहा तो फास्ट पे चले गए। ठीक है ना? ये उन्होंने अपनी विजिट भी कैंसल कर दी नोखाली में। ये भी ईस्टर्न वाइट साइड में पड़ता है आज की डेट में बांग्लादेश में। तो वहाँ पे विजिट भी उन्होंने अपनी कैंसल कर दी उस टाइम पे। ठीक है? बस ये हो गया कि किसी न किसी तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, किसी तरीके से मतलब जो इस तरीके का जो ये आज की डेट में दंगे चल रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जो कि इनोसेंट पीपल महिलाएँ, बच्चे और बूढ़े मारे जा रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद जो 70 साल हो गए हैं हमारी एनिवर्सरी को मतलब आज़ादी की और हमारा देश डिवाइड होता है उसके 70 साल हो गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? जितना कुछ उस टाइम पे हुआ था। तो ये बोल रहे हैं ऑफ कोर्स हमको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वो हमारा एक इंडिपेंडेंस ही थी, हमने एक आज़ादी की सांस ली थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके ट्राई कलर उन्होंने इस रेड फोर्ट पे फहलाया था। तो वो भी एक हेवनली मूवमेंट था अगर देखा जाए। स्वर्ग की तरह का फील हो रहा था यहाँ पे उस टाइम के आदमियों को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में इंडिया चल रहा था जिस टाइम पे अंग्रेजों का टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है ना? तो हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आज की डेट में हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे चल रहे हैं अपनी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे खुद चुन के गवर्नमेंट लाते हैं, रूल और लॉ भी है यहाँ, रूल ऑफ लॉ भी है यहाँ पे, सब चीजें लॉ के हिसाब से होती हैं, तो सारी चीजें हमारे हिसाब से चल रही हैं। बट लेकिन अगर फिर भी देखा जाए पर हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको भूल जाएँ, क्योंकि वो हमको बहुत ही कॉस्टली पड़ी है और जो वो कॉस्ट तो हमको पड़ी है आज की डेट में भी हम सेस पे कर रहे हैं उसका। सेस क्या होता है? सेस एक तरीके का टैक्स होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन सेस लगा देते हैं, एनवायरमेंटल सेस लगा देते हैं, कोल सेस लगा दिया, तो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स को सेस बोलते हैं। ठीक है? तो आज की डेट में भी हम उसका सेस पे कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी के बेस में। जिस तरीके से आप लोग देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम जरा सी देर में छिड़ जाती है। अगर 2 नेशन ना बनते तो ये चीजें इतनी ज्यादा देखने को ना मिलती। दूसरी बात क्या चल रही है आज की डेट में अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे देख लीजिए 24 घंटे वहां पे इतनी ज्यादा सबसे हैवीली अगर मतलब मिलिट्री है किसी बॉर्डर पे तो वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आज की डेट में वर्ल्ड में अगर देखा जाए
तो वहाँ पे हम इतना ज़्यादा अपना वहाँ पे एनर्जी और अपने आदमी दोनों साइड से मारे जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का सेस हो गया आज की डेट में, हम उसको सेस के रूप में पे कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं कि किस तरीके से हम जो आज़ादी मिली है, हम उसको ऐसे ही नहीं गँवा सकते हैं। वो हमको बहुत ही आसानी से नहीं मिला, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो जो उस टाइम पे 2 नेशन बन के आए, 2 नेशन थ्योरी निकल के आई, 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी ये? 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताइए, ठीक है ना? किसने दी थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो 2 नेशन की थ्योरी निकल के आ गई, दोनों ने अलग-अलग सिस्टम चले वहाँ पे। एक साइड में विनय दामोदकर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, वीडी सावरकर जी जिसको हमको बोलते हैं, ठीक है? ये हिंदू महासभा के थे और दूसरी साइड में मोहम्मद अली जिन्ना जी हो गए, ये मुस्लिम लीग के थे। अगर सावरकर को भी देखा जाए, ये हिंदू महासभा के थे, पर फिर भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश डिवाइड होए, ठीक है? पर लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जी जो कि मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, वो चाहते थे कि 2 नेशन बन जाए, 2 नेशन निकल के आने ही आने चाहिए। पर लेकिन देखिए जो उस टाइम पे जो भी चीजें हुई, जो सर्कमस्टेंसेस बने, वो सारी चीजें वहां पे उस टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग थी। पर लेकिन अगर देखा जाए तो ये बोला जाता है कि हर 70 सालों में, मतलब 70 सालों में अगर देखा जाए तो एक नई जनरेशन निकल के आ जाती है, ठीक है ना? मतलब जिस तरीके से देखा जाए आज की डेट में अगर एक एज देखा जाए तो 60 से 70 साल आदमी जीता है, ठीक है? पर लेकिन आज उस टाइम से लेके अगर देखा जाए, हमारी एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, हर एक रिलीजन कास्ट के आदमी यहाँ पे रह रहे हैं, एक सेक्युलर सोसाइटी है यहाँ पे। तो सेक्युलर का जो मतलब था उस पे गवर्नमेंट कमिटेड है। हमारे यहाँ पे सेक्युलर का मतलब अगर देखा जाए ढंग से, हालांकि इतना नहीं है जिस तरीके का वेस्टर्न कंट्री में सेक्युलर का कंप्लीट मतलब है कि गवर्नमेंट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है और रिलीजन को गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। पर हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत इंटरफियर होता है, जिस तरीके से हज की यात्रा ले लीजिए या फिर मानसरोवर कैलाश की यात्रा ले लीजिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है इन यात्रा को ढंग से कराने में, तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर है। तो बोला गया कि रिलीजन हैज नो बिजनेस विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैज नो इंटरफियरेंस इज इंटरेस्ट इन रिलीजन। तो इसके कॉन्सेप्ट पे हमारी चीजें चली हुई आ रही थी, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? जो बेड रॉक पोजीशन है वो ऑफिशियली मतलब रिवर्स तो नहीं हो गई है, पर फिर भी सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंडरमाइन हो गया आज की डेट में। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, अभी ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिस तरीके से आज की डेट में मुस्लिम फियरफुल है, क्रिश्चियन भी इस तरीके की चीजें फील कर रहा है, लिबरल आदमी भी मतलब एक तरीके से वनरेबल फील कर रहा है, हर एक आदमी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये सारी चीजें आज की डेट में हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, ठीक है? तो इन चीजों को देखते चले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें अंडरमाइन हो रही है, उस वे में चीज नहीं हो रही है जिस वे में होना चाहिए। और ग्रेट अमेरिकन थिंकर की बात कर रहे हैं, जेफरसन की, उन्होंने कहा था वी मस्ट कंसिडर ईच जनरेशन एज ए डिस्टिंक्ट नेशन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक जनरेशन अगर नई कोई आती है तो नया नेशन बन जाता है एक तरीके से अगर देखा जाए। मतलब जब कोई नई जनरेशन आ जाती है, आज की डेट में भी देख लीजिए जाए, अगर हम लोगों ने न्यूज़ में भी कई टाइम देखा होगा, आज की डेट में कई सारों को ये नहीं पता है कि हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, ठीक है? आप लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बहुत से आदमी ऐसे हैं कि आज की डेट में उनको पता ही नहीं है कि उस टाइम पे इंडिपेंडेंस टाइम पे कौन क्या था। बहुत सौ को ये नहीं पता है कि गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, कब वो मरे थे। ये भी आंसर दीजिए चलिए कमेंट बॉक्स में। तो आज की डेट में हमारी जनरेशन ऐसी हो गई है, मॉडर्न चीजों का तो उनको पता है, कौन सा आईफोन मार्केट में आने वाला है, कौन सी गाड़ी मार्केट में आने वाली है, कौन सी नई बाइक मार्केट में आने वाली है, कौन सा कंप्यूटर मार्केट में नया आने वाला है, इन सब का उनको फोकस रहता है, पर अपनी हिस्ट्री का उनको जरा सा भी नहीं पता आज की डेट में देखा जाए। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से जो नई जनरेशन आ जाती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है ओल्ड जनरेशन से, ठीक है? हालांकि ये गलत बात नहीं है, पर फिर भी अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आदमी को पता ही होना चाहिए। खासकर वेस्टर्न कंट्री में जो भी है वो अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपनी हिस्ट्री पे वो गर्व करते हैं। तो हमारी जनरेशन को भी अपनी हिस्ट्री पे गर्व होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो कंप्लीटली नई जनरेशन आ जाती है तो उन जनरेशन को पता होना चाहिए और सेलिब्रेट करनी चाहिए हमारी जो हिस्ट्री थी, किस तरीके से हमको ये जो नेशन है जो हमारा बन के आज की डेट में है, किस तरीके से वो बना है। तो उसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। ये बातें आर्टिकल में बोली गई है। ओके, देखिए ये वाला आर्टिकल है जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल होता है, ठीक है ना? तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अब बताएं कि हमने अभी 2 ग्लोबल कन्वेंशन है उनको रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक है ना? हमने उनको रेक्टिफाई किया गया हमारे द्वारा। तो ये जो थे खासकर 2 चीजों से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से किस तरीके से चाइल्ड लेबर को टैकल करना है और एक मिनिमम बेसिक एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करानी है, ठीक है? तो आईएलओ का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन है, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने अच्छे से आंसर भी दिया था। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना? तो जो ये एक यूएन की एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? और थोड़ा सा अगर आप लोग और भी याद रख सकते हैं तो ये याद रख लीजिएगा 1969 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो इन्होंने पीस फैलाने के लिए वर्ल्ड में एक लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए जो वर्क किया था, उसके लिए इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला था, वो नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1969 में। ओके, ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड की, आप इसके बारे में याद रख सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत चाइल्ड लेबर को बंद किया जाता है, ठीक है ना? उस आर्टिकल का नंबर आप लोगों को बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो थोड़ा-सा बताइएगा। और जिस तरीके से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन से रिलेटेड एक्ट भी निकल के आया 2016 में, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पे भी आप लोगों को फोकस देके चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर देखा जाए कि डिकेड हो गया है, 1 डिकेड पहले ये चीजें की गई थी, पर लेकिन इंडिया में आज चीजों को इनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। चलिए, रेक्टिफाई तो किया गया। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट निकल गया 2016 में, ठीक है? चलिए ये बताइए, इसने किसको रिप्लेस किया था? पुराना कौन सा था जिसको इसने रिप्लेस किया था? ओके, तो ये निकल के आया उस टाइम पे, तो अबॉलिशन किया गया चाइल्ड लेबर को। पर लेकिन यहाँ पे जो एज की बात चल रही थी, उसके ऊपर काफी सेंसेस चल रहा है। क्या रहता है कि अगर कन्वेंशन यूएन के हिसाब से देखा जाए, तो जो यहाँ पे कन्वेंशन है, यहाँ पे 138 और 182 के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या किया जाता है, जो जितने भी मेंबर स्टेट है, जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे इसके, उनको उनके उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, डिटरमाइन किया जाए कि एज कितनी रखनी है इसके अंदर बच्चों की, ठीक है? तो जैसे कि कहीं पे कुछ एज रख लेते हैं, कहीं पे बच्चों की एज 14 मानी जाती है, कहीं पे 16 मानी जाती है, कहीं पे 18 मानी जाती है। तो ये यहाँ पे इतनी सहूलियत दी गई है कि आप लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कितना है यहाँ पे। तो ये तो एक बात हो गई, पर लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में देखा जाए, 98% आज की डेट में जो आदमी है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, मतलब आउट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उनको देखना है। यहाँ पे वो चीजें हो सकती है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप लोग कैसे हैंडल करोगे? जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं, जहाँ पे वो चीजें वर्क करते हैं, खासकर उनका खुद का भी डोमेस्टिक जो एंटरप्राइज रहते हैं, खुद की खेती रहती है, खुद की चाय की दुकान हो गई किसी की, किसी ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल रखा है, वहां पे बच्चे वर्क कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करोगे? नॉर्मली जो बोला जाता है कि 7 जो नॉर्मली बोला जाता है 8 पीएम से 7 पीएम के बीच में वर्क नहीं कराना है उनको, क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता है। पर लेकिन उस तरीके को किस तरीके से आप लोग, मतलब को किस तरीके से आप लोग देखोगे, किस तरीके से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हैंडल करके चलोगे आप लोग। तो ये यही बात बोली है कि सबसे बड़ी डिफिकल्ट टास्क है कि किस तरीके से मॉनिटर करना है, और सबसे वल्नरेबल जो बच्चे रहते हैं, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी इसी से रिलेटेड बनी है। तो रेक्टिफाई तो कर दिया, पर सबसे बड़ी बात है, अब जो कोई वायलेशन कर रहा है उसको किस तरीके से देखोगे आप? तो टोटल एलिमिनेशन तभी हो सकता है जब इस तरीके से अगर ये जो उसको ढंग से देखा जाए वो, पर लेकिन वो एक डिफिकल्ट टास्क है। आप देखते हैं किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। ला बना देना और पेपर पे रख देना एक आसान बात होती है, पर उसको ग्राउंड पे उतारना सबसे बड़ी बात वो होती है। तो वही एक देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, पेज फर्स्ट पर न्यूज है, देखिए सेंटर ने बोला है ट्राईपार्टाइट टॉक करने को बोली है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था, आप लोगों को बताया था मैंने। यहाँ पे नए स्टेट बनाने की बात चल रही है, ये भी हम लोगों ने कल मैप भी देखा था इससे रिलेटेड। ये यहाँ पे ये वाला गोरखालैंड बनाने की बात चल रही है इस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसने इस पे इम्पोज किया था क्या, कि बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे लगाई जाए। तो यहाँ पे इसलिए रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली से ये अनअवेयर है। पर लेकिन बंगाल गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे बंगाली इंप्लीमेंट की जाए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने बोल भी दिया कि ये दार्जिलिंग वाले एरिया में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। पर लेकिन प्रोटेस्ट वहां पे स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो ये चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा, देखिए ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पे, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे वाला अगर एरिया देखा जाए, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे जो टोटल हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, वहां पे जाने के लिए ओनली एक छोटी सी एरिया है यहाँ पे, चिकन नेक। तो इसीलिए इसे मुर्गे की गर्दन बोलते हैं। छोटा सा एरिया, अगर किसी भी तरीके से इसको काट दिया जाए तो हमारा ये एरिया हमसे अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे, इसको स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश गवर्नमेंट को हमने इतना ज्यादा लोन देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम उस वाले एरिया में कर सके, ठीक है? इसीलिए हम इस बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, क्योंकि हमारा अगर कुछ भी प्रॉब्लम कल को होने लगी, तो यहाँ पे जरा सी देर में अगर ये रास्ता कट गया, तो हमारा एक पोर्शन हमसे एक साइड में हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो पुराने जो मतलब ब्रिटिश टाइम के जो यहाँ पे रास्ते बनाए गए थे जब बांग्लादेश हमारा पार्ट था, तो उन रास्तों को हम फिर से इंप्रूव किया जाए, फिर से बनाया जाए, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए उनको। इसी पे ऊपर हमने जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसके साथ में वर्क किया था, और आप लोगों ने देखा होगा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हमारा इनके साथ में हुआ है। हमने इनको कुछ लैंड दिया और इन्होंने हमको कुछ लैंड सेंड किया है, वो भी हम इसीलिए सेटल डाउन कर पा रहे हैं आराम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पीसफुल हम गवर्नमेंट इसके साथ में रहे, ठीक है ना? तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें देखी थी। ओके, तो अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे शांति बनी रहे इस वाले एरिया में। तो एक साइड में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो गई, तीसरी दूसरी साइड में सेंटर, और तीसरी साइड में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इनके साथ में मीटिंग करने की बात चल रही है जून 19 को। तो देखिए फिर उसके बाद में क्या रिजल्ट निकल के आता है, हम फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है, जज को रिमूव करने की बात चल रही है। सी नागराजन जी है, ये CV नागा,
अर्जुन जी हैं, ठीक है ना, इनको रिमूव करने की बात चल रही है। ये हैदराबाद हाई कोर्ट के जज हैं, तो फेल हो गए हैं दूसरी टाइम भी। 2 बार ट्राई कर चुके हैं, 2016 में दिसंबर में ट्राई किया था, उस टाइम पे भी फेल हो गए थे, और 2017 में अभी ट्राई किया, अभी फेल हो गए हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि जज को रिमूव करने के लिए क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट में अगर जज को रिमूव करने के लिए प्रोसीडिंग करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी। इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। देखिए किस लिए, क्यों? क्योंकि देखिए एक तो बात हो जाती है, अभी हम लोगों ने जजों से रिलेटेड कई सारे इश्यू आ चुके हैं, ठीक है? वेस्ट बंगाल के जज की भी, जस्टिस कर्नन की भी बात की थी हम लोगों ने उस टाइम पे, जिस तरीके से उनकी बातें निकल के आ रही थी, वो भी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अब ये जज आ गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो पूरा प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसीडिंग जज को रिमूव करने की बात करनी है अगर, तो सबसे पहली बात है, स्पेशल मेजोरिटी से ये चीजें पास होनी चाहिए राज्यसभा पार्लियामेंट में, ठीक है ना? तो अगर इसको इनिशिएट करना है, तो इसको इनिशिएट प्रेसिडेंट से एड्रेस करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को, उसके बाद में जाके इसको इशू को वो करना है। मतलब कैसे कैसे होना है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, 50 मेंबर राज्यसभा में साइन करे, जिस जो बात है मतलब जो एक तरीके से पर्चा है जिसपे उस पे साइन करे कि हमको रिजोल्यूशन लेके आना है, ठीक है, जो पेज है उस पे कि सिग्नेचर करना है, 50 मेंबर राज्यसभा में करने हैं, और 100 मेंबर अगर लोकसभा में करने हैं। मतलब अगर इनिशिएट करना है राज्यसभा के द्वारा, तो 50 मेंबर की सहमति होनी चाहिए कि रिजोल्यूशन को स्टार्ट करो। अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पे 100 मेंबर की होनी चाहिए कि रिजोल्यूशन को स्टार्ट करो। तो दोनों में ये बात एक जो तो ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 3 मेंबर की कमिटी, अगर ये बात यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाती है 50 मेंबर राज्यसभा में या 100 मेंबर लोकसभा में, ठीक है, अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रही है तो 100 मेंबर, राज्यसभा में स्टार्ट हो रही है तो 50 मेंबर। अगर ये रेक्टिफाई हो जाता है तो 3 मेंबर की कमिटी सेट की जाएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो ये बात हो रही है, मिसबिहेवियर पाया जाता है या फिर इनकैपेसिटी पाई जाती है जज की, तो ये देखा जाएगा। अगर ये बात रेक्टिफाई हो जाती है तो फिर उसके द्वारा हाउस में इनिशिएट कर दी जाती है मोशन। तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोला गया है, तो हाउस को पास करनी पड़ेगी जिसमें ये स्टार्ट हुई है। इसके अलावा फिर दूसरे हाउस को भी इसी तरीके से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अगर ये स्पेशल मेजोरिटी भी मिल जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि जज को रिमूव कर दिया जाए। तो ये टोटल प्रोसेस होता है जज को रिमूव करने का, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो 54 मेंबर थे स्टार्टिंग वाली जो थी, उसमें उसमें क्या था, 61 मेंबर में से 19 मेंबर भाग गए। उन्होंने बोला हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा में। अब 54 मेंबर में से भी कुछ आदमियों ने अपना हाथ वापसी खींच लिया, तो फिर से ये जो बात है यहीं पर रुक के रह गई। चार्ज लगाया गया था इनके ऊपर कि ये दलित जज को एक तरीके से दलित जज को परेशान कर रहे हैं कई इशू से रिलेटेड। तो यही आप लोग याद रखिएगा बस। तो ये इसी चीजों को रिलेटेड ये पूरा इशू था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल है पेज 9 पर, ये 9 पर भी, पेज 1 पर भी आर्टिकल है और पेज 10 पर भी आर्टिकल है। ये रिलायंस और बीपी, ठीक है ना, ये दोनों कंपनी मिलकर काम कर रही है। ये यूएसए की कंपनी है और इसके जो मतलब ओनर है वो है बॉब, ये है बॉब डुडले, ठीक है ना, बॉब डुडले। और यहाँ पे कौन हो गया, मुकेश अंबानी। तो एक बार मैप आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, बात किसकी चल रही है, बात चल रही है यहाँ पे, ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां पे गैस निकालने की बात चल रही थी बहुत दिनों पहले, ठीक है। तो 6 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो मैप आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला एरिया पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कृष्णा बेसिन हो गया और यहाँ पे गोदावरी हो गया। तो यहाँ पे गैस निकालने की बात चल रही है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, इसको कंप्लीटली इतना एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस पाई जा रही है, इसके बारे में जिक्र हो चुका है बहुत बार। पर लेकिन जब लास्ट टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें, तो यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से इन्वेस्ट किया था वहां पे उतनी चीजें देखने को नहीं मिली थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि नापते किसमें, MMSCMD, ठीक है ना, मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। इतने बात चल रही है कि 80, ये निकालने की बात चल रही है कि 80 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे गैस निकालने की बात की गई थी, ठीक है ना। पर लेकिन अब देखिए बता रहे हैं कि पहले इतनी चीजें चलने की बात चल रही थी, पर अब जो है अब काफी अच्छे लेवल पे फिर से वर्क करने की बात कर रहे हैं। तो फिर से निकालेंगे, फिर से देखिए किस तरीके से निकालते हैं। पहले बोल रहे थे नुकसान होने वाला है इसमें बहुत ज्यादा है, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसको कुछ नहीं निकलने वाला है, पर लेकिन फिर से बात चल रही है। तो ये बोला जाता है, इसका नाम याद रहे, कृष्णा गोदावरी दोनों रिवर, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा रिवर पे भी आप लोगों का ध्यान पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा कि किस किस स्टेट से, एरिया से कृष्णा और गोदावरी रिवर होके जाती हैं। दोनों का थोड़ा सा मैप आप लोग देख ही लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। पेज 9 पर ये न्यूज है, नेक्स्ट वाली न्यूज। यहाँ पे देखिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात की गई है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए ये होता कैसे कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को स्मॉल फार्मर देख लीजिए, स्मॉल या मार्जिनल, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से नीचे लैंड होती है,
ठीक है, या इक्वल या लेस देन 2 हेक्टेयर उनको स्मॉल या मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। अगर मार्जिनल की भी बात आ जाए तो इसमें 1 हेक्टेयर से नीचे की बात हो जाती है, उनको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, और स्मॉल बोलते हैं 1 से और 2 के बीच में जो आ जाती है। फिर इसके बाद में मीडियम फार्मर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, 2 से और 5 के बीच में जो लैंड होती है उनको मीडियम फार्मर बोलते हैं। और लार्ज फार्मर किनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जिनके ऊपर 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एसएससी में भी और यूपीएससी और बैंकिंग में भी, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात चल रही है। देखिए स्मॉल अगर अबाउट 45% एरिया देखा जाए आज की डेट में कल्टीवेशन जो किया जाता है, वो मैक्सिमम जो रहता है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है हमारी कंट्री में। तो आप लोग देख सकते हैं किस किस एरिया में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर कितने हैं, तो ये पूरा मैप में यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा 76% बिहार में है, नहीं 80% है बंगाल में, ठीक है। 80% बंगाल में हो गए, फिर 77% केरला में है, 76% बिहार में हो गए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 9% हो गए। तो यहाँ पे दिखा रहा है परसेंटेज कल्टीवेशन ऑपरेटेड बाय द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। पेज 11 पर न्यूज है, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात की गई है। जीएसटी के अंदर देखिए डिसेबिलिटी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनके राइटिंग वाली जो होती है, हियरिंग जो होती है, या फिर जिस तरीके से उनकी गाड़ी होती है वो चलाने वाली, जिससे बैठकर चलते हैं, अगर किसी को पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर टैक्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो टैक्स के ऊपर ये जो टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है, इनके जो प्रोडक्ट है उनसे लेके काफी परेशान है। तो जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज किया है टैक्स रेंजिंग 5% से 18% की रेंज की गई है यहाँ पे। तो इसी को लेके परेशान है, ये बोल रहे हैं सबसे पहले तो मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और टैक्स पहले क्या था, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो पहले था, अगर वैट के अंदर देखा जाए, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी कस्टम के अंदर देखा जाए, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा करता था, ये टैक्स फ्री थे। पर लेकिन यहाँ पे टैक्स इंपोज कर दिया गया है। तो इसी को लेके ये प्रॉब्लम में है कि इनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, वरना ये जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं कोई भी आदमी, तो वो क्या होगा, उनका मार्केट में वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इनके साथ में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और वैसे इनको इकोनॉमी की बर्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो जितने भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं, तो उनको इन चीजों से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए थोड़ा, और जीएसटी काउंसिल को फिर से सोचना चाहिए कि इनके ऊपर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही पेज 11 पर ही न्यूज है टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पे क्या बोला गया है, जीएसटी काउंसिल के अंदर टैक्स की बात करें तो 2 तरीके के टैक्स लगाए गए हैं, 12% का और 18% का, और 12% का स्पोर्ट गुड्स पे और स्पोर्ट एक्साइज इक्विपमेंट पे, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चर जो है वो बोल रहे हैं कि इसको 12% का एक यूनिफॉर्म टैक्स रखो, 18% का इसको न करो। जो फिजिकल एक्सरसाइज इक्विपमेंट जैसे योगा मैट हो गया, वेट लिफ्टिंग के इक्विपमेंट हो गए, जो आप लोग जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए यूज करते हैं, या होम में जिम के लिए अगर कोई एक्सरसाइज बाइक वगैरह जो यूज करते हैं, तो उन पे 28% अब जो टैक्स लगाया जाएगा। तो 12 और 28 को लेके ये बोल रहे हैं इसको 12% रखो, वरना लोगों की हेल्थ वैसे ही देख लीजिए, वैसे ही लोग अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर इस तरीके का टैक्स लगाएगा तो फिर से लोगों की हेल्थ और भी ज्यादा ग्रेव कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो इन सब चीजों को आप लोग साइड में रख के चलिए, ओके। ये क्वेश्चन था जो मैंने कल पूछे थे, कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। वन रोड वन बेल्ट की जो मीटिंग हुई थी अभी, जिसमें इंडिया ने क्विट कर दिया था, इंडिया नहीं गया था, वो बीजिंग में हुई थी, चाइना में, ठीक है ना। ओके, इसको याद रखिएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग कहाँ पे हुई थी अभी, उसका हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को बोलता, तो हेडक्वार्टर उसका बीजिंग में है, ना कि संघाई में आप लोग कभी जानने लगे, ठीक है। बीजिंग कहाँ पे हुई थी, कजाकिस्तान में, ठीक है ना। तो जो मैंने आप लोगों से पूछा था माउंटेन पे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बंदों से रिलेटेड जो आर्टिकल आया था, वहां पे मैंने पूछा था, जो वो फर्स्ट थे वो थे एडमुंड हिलेरी। इनका नाम इतना याद रख लीजिएगा, ये बीच वाला नहीं होता है, मैक्सिमम इन दोनों को याद रख लीजिएगा, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके नाम पे पूरा नाम याद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। जो फर्स्ट इंडियन है, ये वर्ल्ड के फर्स्ट हैं, जो इंडियन के फर्स्ट हैं वो अवतार सिंह चीमा याद रख लीजिएगा, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से जो रिसेंट अभी चढ़े हैं, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा। तो नहीं तो ज्यादा कुछ ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो जेम्स सेनपा इनका नाम आप लोग लास्ट का याद रख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाले कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दे दिया, ये अवतार सिंह चीमा दे दीजिए, यहाँ पे वीरेंद्र सिंह चीमा दे सकते हैं ये, ठीक है। तो कई तरीके से कई सारी बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। वो लास्ट वाला, वो चीमा कह रहा हूँ, लास्ट वाला नाम मैक्सिमम जो रहता है वो मतलब मिलता नहीं है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था 1867 में, ठीक है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में, ठीक है ना। जो इसको किया गया था वो बेस ऑन ये किया गया था आरबीआई ट्रांसफर पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आसाम अगरतला नेशनल हाईवे, जिसकी मैंने बात की थी, प्रोटेस्ट करने की बात चल रही है, नए स्टेट बनाने की बात निकल के आ रही है यहाँ पे भी, तो वो नेशनल हाईवे 8 है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा संघाई कॉर्पोरेशन की अस्थाना कजाकिस्तान में, ये मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। और देखिए पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, और सारे लिंक आप लोगों को जो जो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।